हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेशन हमारा जो सीआरपीएफ मॉडल पेपर आपके लिए। एंड ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एंड ये क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले सीआरपीएफ एग्जाम के लिए अदर्स एम्स एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइज, ये क्वेश्चन आपका ईजी पैटर्न से मॉडरेट पेपर की ओर जाएंगे हम। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके टोटल 65 क्वेश्चन है। एंड गाइज, ये क्वेश्चन पेपर आपके जो आने वाले एग्जाम से कम इस क्वेश्चन पेपर से आपको वहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा। सो आज ही क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं इसी बेसिस पे। एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर है जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आप वहाँ पे बता सकते हैं। सो आज ही क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन पेपर पे अपना। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपका टोटल 65 क्वेश्चन है। एंड ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 65। एंड जब यह क्वेश्चन पेपर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा तो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बिल्कुल ऐसे पेपर को ऑनेस्टली देना। सो आज ही क्लासेज में हम डिस्कस करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड, मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो देखिएगा, मतलब कि किसको कहते हैं हम सबसे पहले आप थोड़ा समझ लें इसके बारे में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको क्वेश्चन को आप पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसने पूछा है, अब हमें पता होता है, मैंने क्लास ले रखी है ब्लड ग्रुप पे, आप जाके ब्लड ग्रुप की क्लास दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका एनाटॉमी का लिंक है, ओबीजी का लिंक है, फंडामेंटल के लिंक है। प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए हमने वीडियोज़ को, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं क्योंकि आपको होम पेज पर अगर क्लासेस नहीं मिलती हैं तो। सो हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप की क्लासेस आप ले लेना, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है गाइस, तो देखो ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपके ब्लड ग्रुप 2 तरीके से होते हैं, एबीओ ग्रुप एंड आरएच ग्रुप। एक साइंटिस्ट है कॉर्लैंड स्टीनर ने, उन्होंने इस ग्रुप को समझाया था। उन्होंने 2 एंटीजन बताए थे, ए एंटीजन होता है एंड बी एंटीजन होता है। ए एंटीजन आपके जिस पर्सन के अंदर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन पाया जाता है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना। जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। एंड जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। एंड जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे दोनों ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ए एंड बी, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। एंड जिस पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कहलाता है आपका ओ ब्लड ग्रुप, उसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो देखिए, हमें पता होता है कि किसी पर्सन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के लिए आपका एंटीजन होना भी जरूरी है एंड एंटीबॉडी होना भी जरूरी है, एंटीजन भी एंड एंटीबॉडी भी। सो अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, हीमोलाइटिक रिएक्शन। लेकिन आपके ओ ब्लड ग्रुप के पास में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे, ओ ब्लड ग्रुप के पास नो एंटीजन। अगर एंटीजन ही नहीं है तो किसी पर्सन में अगर इस ब्लड ग्रुप के द्वारा ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है, इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर चेक करते हैं। इतना आपको समझ आया होगा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो देखिए आपका ए नेगेटिव, देखो ए ब्लड ग्रुप के पास में आपका ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट होता है लेकिन इसके पास में आर एच। इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं ये भी आप क्लासेस देखना समझ में आएगा। जिस पर्सन के पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है उस पर्सन को अंदर हम पॉजिटिव कहते हैं, जो एब्सेंट होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। इसी बेसिस पे आर एच फैक्टर की वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोले जाते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पूछा है सिंपली कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ओ नेगेटिव। इसके पास में ना तो कोई एंटीजन है एंड इसके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है। एंड जिस पर्सन के पास कोई एंटीजन नहीं होता है तो वो पर्सन किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइट हो सकता है कि जिस पर्सन के पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर
होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ में आपके 5 से 6 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे, कितने टाइप का होता है एंड कौन सा फैक्टर की वजह से ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है अपना, ल्यूकोसाइट कंसिस्ट ऑफ। अब देखो ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, WBC को। आपकी WBC होती है उनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, RBC को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, जबकि प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन में पूछो है ल्यूकोसाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी एक को छोड़ करके इनमें से कौन कौन सी है जो WBC होती हैं, WBC के टाइप्स हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, WBC होती है आपकी 2 टाइप से होती है। WBC आपकी 2 टाइप से होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ये क्लास अपनी होगी अभी, एंड एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट तो गाइस ग्रेन्युलोसाइट होती है ऐसे WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ग्रेन्युलोसाइट में आपकी आती हैं, देखिएगा, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये 3 होती है जो आपकी ग्रेन्युलोसाइट में आती हैं, जबकि मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होती हैं वो आपकी एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ल्यूकोसाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होती है, बिल्कुल होती है, आपकी इयोसिनोफिल्स भी होती है, थ्रोम्बोसाइट अभी तक तो टाइप्स में आया नहीं है, बेसोफिल्स भी होती हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक्सेप्ट पूछा है किसी एक को छोड़कर, तो आपकी थ्रोम्बोसाइट नहीं होती है। सो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ तक क्लियर है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ग्रेन्युलोसाइट आर। अभी हमने जस्ट अबोव डिस्कस किया है कि ग्रेन्युलोसाइट मतलब WBC 2 टाइप की, ग्रेन्युलो एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में अंदर वही आपकी इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये 3 सेल होती हैं। तो देखो यहाँ पे इयोसिनोफिल्स भी हैं, बेसोफिल्स भी हैं एंड न्यूट्रोफिल्स भी है। मतलब कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबोव। ऐसे क्वेश्चन जूसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपके एग्जाम में राइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपका 4th क्वेश्चन आता है, ब्लड विदाउट सेल इज। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। ये थोड़ा सा आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिएगा हमने ब्लड के कंपोजिशन डिस्कस किए थे। जिस स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली है एंड वो ये क्लास देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिएगा ये सब क्लासेस। तो आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर सेल एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, आपकी सेल होती हैं वो आपका 45% पार्ट होती हैं, जबकि आपका प्लाज्मा 55% पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेल में आती है आपकी RBC, WBC एंड प्लेटलेट, जबकि प्लाज्मा में आपके 91% वाटर होता है एंड आपका 9% होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। इसका कंपोजिशन मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ने पूछा ब्लड विदाउट सेल। तो एक बात बताओ, इस ब्लड में से आपकी सेल को निकाल दिया जाए तो आपका क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। लेकिन अगर इस ब्लड में से आपकी सेल भी निकाल दी जाए, आपकी सेल भी निकाल दी जाए, ठीक है गाइस, एंड आपके प्लाज्मा में से, आपके प्लाज्मा के अंदर 7% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, उस फिब्रिनोजन के आपका क्या क्लोटिंग फैक्टर है एंड प्रोटीन की वजह से सारे क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आपके ब्लड में से सेल्स एंड आपके क्लोटिंग फैक्टर भी निकाल दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, आपको सीरम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एंड ये जो मैंने बातें बताई है सब आपकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है गाइस, ये अच्छे से पढ़ना आप। ओके, यहाँ तक क्लियर ना, आपको समझ में आएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। सो अब हम मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, प्लाज्मा। ब्लड विदाउट सेल इज प्लाज्मा। क्लियर यहाँ तक। अब आपका
फिफ्थ क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन इन क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4 से 5 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सो आपका मतलब इस पेपर के साथ में आपके 100 से 150 क्वेश्चन आपके राइट होने के चांसेस हो रहे हैं। विद रैशनल सोल्व करेंगे ये सब क्वेश्चन हम। पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट सेल एंड प्रोटीन इज नोन एज, देखिए पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट सेल एंड प्रोटीन, तो देखिए मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया था ऐसा ब्लड जिसमें से आपकी सेल भी निकाल दी गई हैं एंड आपकी प्रोटीन्स भी निकाल दी गई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं गाइस, सीरम, ठीक है। और अगर ओनली इसमें से हम ओनली सेल निकालते, यहाँ से अगर हम सेल रिमूव करते, ये सेल हटा देते, तो क्या बचता आपका, प्लाज्मा बचता, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ तक क्लियर है आपका। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना इसको। अब आता है 6th क्वेश्चन, माइलॉइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल एक्सेप्ट, ठीक है गाइस, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। माइलॉइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल एक्सेप्ट। अब इस टर्म्स को समझने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपको इरिथ्रोपोइसिस की क्लास में इसके बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये टर्म्स के बारे में, सो आप उनको प्लीज़ अच्छे से एक बार आप उस इरिथ्रोपोइसिस की क्लास को देखना जो ब्लड का ही पार्ट है। देखो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, हमारे बोन मैरो, मतलब कि मैं कहूँ आपकी बोन्स के अंदर आपके क्या पाया जाता है, आपकी बोन के अंदर आपका बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। एंड इन बोन मैरो के अंदर आपकी स्टेम सेल्स पाई जाती है। स्टेम सेल्स कौन सी होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये टर्म्स आप लिख लीजिएगा, मेरी क्लासेस में देख लीजिएगा। ये स्टेम सेल्स क्या होती है आपकी, कुछ कमिटेड स्टेम सेल्स, मतलब कि मैं कहूँ कमिटेड स्टेम सेल्स को ओरिजिनेट करती हैं। एंड कमिटेड स्टेम सेल्स आपकी 3 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो देखो हम डायरेक्ट आते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स पे। आपकी क्या बोला मैंने, कमिटेड स्टेम सेल्स होती हैं, ये आपकी 3 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट आती है आपकी माइलॉइड सेल्स, फिर आती है आपकी इरिथ्रोइड सेल्स, एंड देन थर्ड आती है आपकी कौन सी, लिम्फोइड सेल्स, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, लिम्फोइड सेल्स। तो देखिए आपकी मैंने बताया था जो ये कौन सी वाली, इरिथ्रोइड सेल से आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है एंड लिम्फोइड सेल से आपकी बनती है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। फिर आता है आपका माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स में क्या होता है, ये माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं, ये आपकी कुछ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती हैं। तो इस टर्म्स को छोड़ दीजिए आप, माइलॉइड सेल से बनते हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है गाइस, मतलब कि मैं कहूँ इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और क्या बनती है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है ना गाइस, ये सब आपकी किससे बनती है, माइलॉइड स्टेम सेल्स से। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, माइलॉइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू ऑल एक्सेप्ट। तो एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन में देखना आप अच्छे से, क्वेश्चन में देखना ध्यान से। न्यूट्रोफिल्स आपकी माइलॉइड सेल्स बना रही है, बेसोफिल्स आपकी माइलॉइड सेल्स बना रही है, इओसिनोफिल्स आपकी माइलॉइड सेल्स बना रही है, जबकि लिम्फोसाइट आपकी लिम्फोइड सेल्स बनाती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलता है कौन सा, लिम्फोइड सेल्स। यहाँ तक क्लियर है ना, आई एम श्योर आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोन मैरो कंपोनेंट और एक्सेप्ट। देखिए अभी मैंने जो ऊपर वाली बात समझाई वो आपके नीचे आ गई है। तो देखो बोन मैरो, हाँ, इरिथ्रोइड सेल्स होती हैं, लिम्फोइड सेल्स होती हैं, माइलॉइड सेल्स होती हैं, जबकि आपकी बायोलॉजिकल सेल्स नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है किसी एक को छोड़कर कौन कौन होता है,
तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर होता है। गाइस ये क्वेश्चन आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे इस तरीके से जो मैंने पढ़ा रखी है, ये सब चीज़ें आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप इस क्लासेस को देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। अब आता है आपका 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया आपका क्वेश्चन, पीडियाट्रिक से क्वेश्चन है, तो देखिएगा। द मैच्योर पिंसर ग्राफ्स इज अटेंड बाय मंथ। तो सबसे पहले इसका आप रैशनल समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। इसने बोला है कि पिंसर ग्राफ्स, तो देखो आपका एक तो होता है, ध्यान से सुनना, क्रूड ग्रास्प, ठीक है गाइस, और एक होता है पिंसर ग्रास्प, ठीक है ना। देखो क्रूड ग्राफ्स को हम कहते हैं बायडेक्ट्रस अप्रोच, ठीक है ना, मतलब कि यूनिडेक्ट्रस अप्रोच, एंड एक होता है बायडेक्ट्रस अप्रोच। टर्म सुनना, यूनिडेक्ट्रस एंड बायडेक्ट्रस, ठीक है। देखो यूनिडेक्ट्रस का मतलब क्या होता है, बायडेक्ट्रस का मतलब क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है एंड किसी चीज को दोनों हाथ से होल्ड करता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सा? बायडेक्ट्रस अप्रोच। ये आपका जो होता है बेबी के अंदर 4 मंथ पे डेवलप हो जाता है। कितने मंथ पे? 4 मंथ पे। यहाँ तक क्लियर है ना? क्वेश्चन पूछा हुआ है। जबकि आपका यूनिडेक्ट्रस अप्रोच इज आल्सो नोन एज क्रूड ग्रास्प, और ये आपका 5 to 6 मंथ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। जबकि पिंसर ग्राफ का मतलब होता है जिस तरीके से आप पेंसिल को अपने हाथ में होल्ड करते हो, उसी को हम कहते हैं पिंसर ग्रास्प। ये पिंसर ग्राफ्स बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ये पिंसर ग्राफ्स आपका बेबी के अंदर होता है 8 to 9 मंथ, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? 8 to 9 मंथ, यहाँ तक क्लियर है? लिखना इसको, इन चीज़ों को तीनों को लिखना आप। फिर पूछा है कि पिंसर ग्राफ डेवलप तो हो जाता है, लेकिन मैच्योर कब होता है? मैच्योर पिंसर ग्राफ्स इज अटेंड बाय मंथ। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होता है यहाँ पे कि 12 मंथ पे बेबी के अंदर आपका मैच्योर पिंसर ग्राफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। कितने मंथ पे? 12 मंथ पे। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर ओनली डाटा मेंशन कर रखा है, तो आप क्या लिखोगे? 12 मंथ, एंड आपका राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो कितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बना के पूछा है। आपको देखो पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनके रैशनल में आपको दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन के आता आपके कितने 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। अब आता आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन मैरो सेल्स आर। हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन मैरो सेल्स आर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, मैंने लेक्चर के अंदर बताया था कि ऐसे कौन सी सेल्स हैं बोन मैरो के अंदर, कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी? माइलॉइड सेल्स, इरिथ्रोइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। एंड जो इरिथ्रोइड सेल्स होती हैं आपकी हाईएस्ट नंबर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना गाइस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका इरिथ्रोइड सेल्स, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। अब आता है 10 क्वेश्चन। हीमोपोइटिक साइट इन फीटस एट 4 मंथ ऑफ जेस्टेशनल एज। क्या पूछा है? हीमोपोइटिक बोलो या इरिथ्रोपोइसिस बोलो, हीमोपोइटिक बोलो या फिर इरिथ्रोपोइसिस बोलो, टर्म्स एक ही होता है। इरिथ्रोपोइसिस बोलो या फिर हीमोपोइसिस बोलो, ठीक है गाइस। देखिएगा इरिथ्रोपोइसिस टर्म्स एक ही है दोनों के, एंड इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि किसका? आरबीसी का ओरिजिन होना। इट इज ए प्रोसेस जिसके अंदर आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी एंड ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हीमोपोइसिस, या आरबीसी का टर्म्स आ जाए तो इरिथ्रोपोइसिस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि साइट कौन कौन सी होती है। देखो मैं आपको साइट बताता हूँ, मैंने क्लास में बताया क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे इसको। तो देखो आपकी साइट होती है जब बच्चा मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है? बेबी मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो उस दौरान बच्चे के 3rd वीक पे यॉक सैक से
बच्चे के अंदर 3rd वीक पे बच्चे के योग सेक्स से क्या होता है, आपके हीमोपोइटिक फंक्शन होता है। एंड जब बच्चा 3rd मंथ का होता है, मतलब कि 3 महीने का बच्चा होता है, उसके अंदर बेबी के अंदर लीवर एंड स्प्लीन से आपका क्या होता है, हीमोपोइटिक फंक्शन होता है। ठीक है गाइस। एंड जब बेबी 6 मंथ का होता है, मतलब कि बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, उसके बाद में आपकी जितनी भी बोन्स होती हैं वो आपके हीमोपोइटिक फंक्शन को कंप्लीट करती हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हीमोपोइटिक साइट इन फीटस 4 मंथ ऑफ जेस्टेशनल एज, मतलब कि उसने एज मेंशन कर रखी है। एंड जब एज मेंशन कर रखी हो, आप घबराना नहीं। देखो यहाँ पे देखते हैं हम कि 3 वीक टू 3 मंथ तक तो बच्चे के योग सेक्स एंड 3 मंथ टू 6 मंथ तक बच्चे के लीवर एंड स्प्लीन से। तो देखो 3 एंड 6 मंथ के अंदर आपका 4 मंथ इंक्लूड हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। बट यहाँ पे ये आ जाता है कि ऑप्शन में इसने दोनों दे रखे हैं, ऑप्शन में इसने दोनों दे रखे हैं, लीवर एंड स्प्लीन। सर प्रायोरिटी किसके दें, इसी को तो कहते हैं कंपटीशन, वरना हर कोई कंपटीशन में पास नहीं हो जाए, नौकरी थोड़ी ना लग जाएगा वो ऐसे ही। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है क्या, लीवर। लीवर आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर होगा, यही तो सिखाना पड़ता है कि लीवर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, हमें से ध्यान रखना लीवर। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, 1 2 3 4। अब आता है अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। द लाइफ स्पान ऑफ एवरेज आरबीसी इन ए न्यूबॉर्न इज, द लाइफ स्पान ऑफ एवरेज आरबीसी इन ए न्यूबॉर्न, मतलब कि क्या पूछा है कि एक न्यूबॉर्न है जिसके अंदर आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। ठीक है गाइस, तो देखो समझते हैं। एडल्ट की बात करूं, मैं पढ़ा रखा है मैंने सारी चीज़ें। एडल्ट के अंदर मैंने बोला था कि 90 से 120 डेज, अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए फर्स्ट प्रायोरिटी पे 120 डेज, जबकि आपके न्यूबॉर्न हो उनके अंदर होता है, या फिर चिल्ड्रन हो, न्यूबॉर्न्स के अंदर आपके होता है 80 से 90 डेज। अब अच्छा देखिए इसके अंदर ऑप्शन में क्या दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको ना तो दे रखा है उसने, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा उसमें तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, 80 दे रखा ना 90 दे रखा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 100 डेज दे रखा है, 120 डेज रखा है, 160 डेज दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 60 डेज भी दे रखा है। ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता होता है बच्चे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखा जाता है। वो क्यों देखा जाता है, आपकी आरबीसी का लाइफ स्पान कम होता है। तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी देना 60 डेज को। ठीक है गाइस, ये क्लियर है ना आपको। यहाँ पे आप प्रायोरिटी दोगे 60 डेज को, अब वो मत जाना, बिलो ही रहना। यहाँ पे फ़ायदा वाली बात होगी आपकी 60 बिलो। अगर इसका लाइफ स्पान एडल्ट के इक्वल होता तो बच्चे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता, इतना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू। नाउ तो अपना फर्स्ट ऑप्शन आता है एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड फिब्रिनोजन। ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखिए कि जो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब कि आपकी क्या होती है, प्रोटीन। देखो ध्यान से सुनना, प्रोटीन कौन कौन सी होती है। नॉर्मल लेवल क्या होता है इसका, 7.3 ग्राम पर DL। सब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है गाइस, एल्ब्यूमिन क्या होती है, आपकी ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। नॉर्मल लेवल पूछ ले तो 4.7 ग्राम पर DL। ठीक है गाइस, ग्लोबुलिन पूछ ले आपसे तो राइट आंसर देना 2 to 3 ग्राम पर DL। ठीक है, फिब्रिनोजन पूछ ले 0.3 ग्राम पर DL। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू, जो आपकी एल्ब्यूमिन होती है, जो आपकी कोलोइडल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है एंड वाटर को वन साइड टू अनदर साइड शिफ्ट नहीं होने देती है। एंड साइड कौन सी होती है आपकी, या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो या फिर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना।
तो या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो या फिर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो। तो इस कंडीशन में आपकी जो एल्ब्यूमिन होती है ये आपके वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है, तो आपका ऑन्कोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन। एंड आपका फिब्रिनोजन है ये आपका एक क्लोटिंग फैक्टर है, जो आपका कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है। मोस्ट एब्यूडेंट क्लोटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट, कौन सा होता है, फिब्रिनोजन, राइट आंसर। तो देख लिए कम से कम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन राइट हो चुके हैं अपने। अब मूव करते हैं 13 क्वेश्चन पे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इज इन एडल्ट, देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन एडल्ट इज, तो किसके बारे में पूछा है, एडल्ट के बारे में के अंदर पूछा है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबके सब एज ग्रुप के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले एडल्ट्स के बारे के अंदर, एडल्ट, ठीक है गाइस। एडल्ट के बाद में एडल्ट में आपको 2 आते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगर आपसे पूछ ले मेल में कितना होता है तो आपका राइट आंसर होगा 14 से 16। अब इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली एम्स के अंदर देके रखा था 14 से 16 mg/dl एंड सेकंड या थर्ड ऑप्शन था 14 से 16 ग्राम/dl। तो इनके जितने इनके डाटा इंपॉर्टेंट है, जितनी इनकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो देखिएगा मेल के अंदर कितना होते हैं, 14 से 16 ग्राम/dl, ठीक है गाइस, एंड फीमेल में 12 से 14 ग्राम/dl। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो रेंज कुछ और ही दे रखी है, तो अगर इनकी रेंज की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 से 16 ग्राम/dl। बताओ लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 12 यहाँ से लिया मैंने, 16 यहाँ से लिया। अब देखिए ऑप्शन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन एडल्ट 8 से 10 ग्राम तो नहीं होता है, 12 से 16 ग्राम, हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है। 10 से 12 ग्राम नहीं, 14 से 18 ग्राम देखो ज़्यादा हो रहा है रेंज से, तो लेकिन सूटेबल ऑप्शन तो अपना ही हो रहा है। अगर ये ना होता तो हम सेकंड प्रायोरिटी पे इसको रख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अपना राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ तक क्लियर है। अब मूव करते हैं 4th। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, ठीक है गाइस। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आप वहाँ भी जाके क्वेश्चन क्लासेस में देख सकते हैं। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 14, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज प्रेजेंट इन, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, आयरन डेफिशिएंसी में प्रेजेंट इन। अब आयरन क्या है आपका, देखिए आयरन मतलब कि आपका आयरन किन में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होती है, आरबीसी में प्रेजेंट होती है। मतलब कि आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन मतलब कि आपका आयरन कम। यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक बात बताइए मुझे कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर भी बताया था मैंने कि जो आपका एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है गाइस, इरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इस कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि प्राइमरी स्टिमुलेशन फॉर इरिथ्रोपोइसिस, प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस किसकी वजह से होता है। राइट आंसर दोगे, मैंने क्लास में बताया है मैंने, ठीक है गाइस। कौन सा होता है कि जिसकी वजह से आपका इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस शुरू होती है, प्राइमरी स्टिमुलेशन। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। तो मैंने वो क्या बोला, आयरन डेफिशिएंसी में किस में प्रेजेंट होता है। कंडीशन दे रखी है क्रोनिक रीनल फेलियर, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड DIC। तो देखिए क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब कि एक बात बताऊं मुझे, आपका इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो क्या आपका इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, एंड इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो ये आपके जाके स्टेम सेल्स पे एक्ट करेगा। अगर ये स्टेम सेल्स पे जाके एक्ट नहीं करेगा तो क्या आपके स्टेम सेल से आपके आरबीसी मतलब कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। मतलब कि मैं कह दूँ तो यहाँ पे कि अगर आपकी आरबीसी नहीं बनेंगे तो उनमें हीमोग्लोबिन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या उनमें आयरन होगा। मतलब क्या कहा मैंने, आपकी किसकी कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ब्लड किसकी कमी, आयरन की कमी, तो इसलिए बोला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बोलूँ मैं, क्रोनिक रीनल फेलियर। थैलीसीमिया है, ये आपके अंदर हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के अंदर, थैलीसीमिया इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, ठीक है गाइस।
सिकल सेल एनीमिया भी आपका पीडियाट्रिक्स में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ये अपने अलग से पोर्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी इन क्रोनिक रीनल फेलियर। अब देखिए इसने क्या पूछा, कैरेक्टर पूछा है किसके, आरबीसी का, कौन से डिजीज में, क्रोनिक रीनल फेलियर में। देखो जब भी आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, जब भी आपके सामने डिजीज का नाम आ जाए, आपके माइंड के अंदर डिजीज से रिलेटेड पूरी पैथोफिजियोलॉजी आनी चाहिए कि हाँ उस डिजीज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो देखो आपका यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है गाइस। क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब कि मैं कह सकता हूँ क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बताओ, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी साइज के लिए, आपकी अगर आरबीसी की साइज, देखो मैंने आपकी आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहाँ पे बहुत अच्छा। आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है, 7.2 माइक्रोन, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी की नॉर्मल साइज, मतलब इसको टर्म्स देते हैं नॉर्मोसाइटिक, ठीक है गाइस, नॉर्मोसाइटिक, क्लियर है यहाँ तक। और मैं इसको हटा रहा हूँ, इनको नोट करना, आरबीसी की नॉर्मल साइज मतलब नॉर्मोसाइटिक, क्लियर। और अगर लेस देन 7.2 माइक्रोन हो जाए, ठीक है गाइस, लेस देन 7.2 माइक्रोन हो जाए तो इसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, क्लियर यहाँ तक। और अगर आपकी आरबीसी की साइज मोर देन 7.2 माइक्रोन हो जाए उसे हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक। यानी साइटिक वर्ड यूज करते हैं आरबीसी की साइज के लिए, क्लियर है। आरबीसी की साइज कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, आरबीसी की साइज कौन सी होती है। दो तरीके से बताई थी मैंने, ठीक है गाइस। एंड किसकी वजह से आरबीसी की साइज मेंटेन होती है, ठीक है गाइस, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आरबीसी की साइज ऐसे मेंटेन होती है, जो आप बताओगे, दोनों आंसर बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे कौन सी मिलेगी, क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब कि हम क्या कह सकते हैं गाइस, यहाँ पे देखिएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम कहेंगे मतलब कि आपका आरबीसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन की वजह से आयरन कम। और आयरन क्या होता है आपके लिए, आयरन हमारे आरबीसी की, देखो आयरन बनाने के लिए दो फैक्टर जरूरी है मैच्योरेशन के लिए, कौन सा, फॉलिक एसिड और कौन सा, विटामिन B12, ठीक है, और कौन सा, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, फैक्टर नहीं होंगे तो क्या आरबीसी की साइज बढ़ेगी, सॉरी वो 25 माइक्रोन होता है, तो आरबीसी की साइज 25 माइक्रोन से 7.2 होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, मतलब आरबीसी मैच्योर नहीं हुई। आपकी आरबीसी क्या है, इमेच्योर, आपकी आरबीसी की साइज कौन सी है, लार्ज, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फिर से बैक लेता हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आपकी आरबीसी यहाँ पे, आपकी आरबीसी मतलब कि देखो आयरन डेफिशिएंसी में आयरन की कमी है आरबीसी के अंदर, और यहाँ पे आरबीसी का देखा जाता है माइक्रोसाइटिक, ठीक है गाइस, माइक्रोसाइटिक, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लास में समझाऊंगा, सो आप क्लासेस पे अपडेट रहना, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लास में समझाऊंगा। सो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होता है गाइस, राइट आंसर के लिए आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी मैं अभी के लिए नहीं बता पाऊंगा। सो इसका राइट कॉन्सेप्ट है माइक्रोसाइटिक, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम मूव करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे, मैक्रोफेजेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए रैशनल दे रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, सो आप स्टे कीजिएगा यहीं पे। मैक्रोफेजेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैक्रोफेजेज क्या होते हैं, मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सेल पढ़ाई थी, सेल्स के अंदर आपकी मैक्रोफेजेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके फैगोसाइटिक रिएक्शन कराते हैं। मैक्रोफेज सेल्स आर डेरिवेटिव सेल्स ऑफ मोनोसाइट। पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर कि डेरिवेटिव सेल्स कौन सी होती हैं, ये हमारा चैप्टर आएगा WBC का, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सो मोनोसाइट, मैक्रोफेज की है डेरिवेटिव सेल्स। अगर आपकी सेल्स ब्लड से निकल के आपके टिश्यू में आ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेज सेल्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं,
फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, आपका एंटीजन वो भी आता है बाहर से, उसको वहाँ पे एनगल्फ कर लेती है, मतलब उसको इनएक्टिव कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। आपका यहाँ पे कमेंट में आंसर होना चाहिए कि ऐसी कौन सी WBC सेल्स होती है जो यहाँ पे एक्टिव होती है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, फंडामेंटल से क्वेश्चन है। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन। कहाँ से कहाँ क्लीन करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले तो आपके थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए हम सॉल्यूशन जो काम में लेते हैं, लाइजोल, ठीक है, सेवलॉन, डेटॉल, ये काम में लेते हैं। इनका रेशो कितना होता है 140, इसका होता है 120 एंड इसका होता है 140। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके करवा दिए हैं मैंने। तो हम थर्मोमीटर को सबसे पहले देखो, हम अगर सॉल्यूशन के अंदर डाल रखे हैं तो आपका बल्ब कौन से पार्ट को कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है गाइस। तो देखो ये आपका मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है गाइस, देखिएगा ऐसे आपका कुछ इस तरीके से आपका थर्मोमीटर होता है, ठीक है। तो देखो कौन से पार्ट को तो हम थर्मोमीटर कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये पूरा थर्मोमीटर है, ग्लास थर्मोमीटर, इसको तो हम कहते हैं स्टेम, इसको हमने बोला क्या, बल्ब। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो जब आपका ये किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, किसी पर्सन में यूज करने से पहले तो ये बल्ब वाला पार्ट आपके सॉल्यूशन में होता है, मतलब कि ये सॉल्यूशन में होता है, ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्राइल होगा। एंड स्ट्राइल हो तो आपका जो स्टेम वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में कम स्ट्राइल होगा। तो बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन फ्रॉम। तो मुझे एक बात बताओ, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट करते हैं हमेशा, तो लेस कंटामिनेट पार्ट तो अपना ये वाला है एंड मोर कंटामिनेट पार्ट ये वाला है। सो आप क्लीन कैसे करोगे, इस वे में करोगे, बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर प्रोसीजर ये वाला पार्ट आप पेशेंट की साइट पे यूज करते हो एंड पेशेंट की साइट पे यूज करते हो, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे क्लीन करोगे यूज करने के बाद, स्टेम टू बल्ब, क्योंकि लेस कंटामिनेट पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये वाला, एंड मोर कंटामिनेट ये वाला, क्योंकि पेशेंट में यूज कर चुके हो। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझना, आप तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन, कौन सी डायरेक्शन, बल्ब टू स्टेम, आफ्टर स्टेम टू बल्ब। क्लियर यहाँ तक, नौ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बल्ब टू स्टेम। इफ ए पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 160, पल्स प्रेशर इज, पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पल्स प्रेशर मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा वाला, 160 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 96। तो आप जब इसे निकालोगे तो आपका निकालने पे निकल के आता है 64। इसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर। राइट आंसर इज 64। क्वेश्चन नंबर 19, द नर्स इज एग्जामिनिंग इन 8-year-old boy with tachycardia, tachypnea, which one of these non-invasive tests can determine the extent of hypoxia। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, एक नर्स है जो 8 ईयर बच्चे को एग्जामिनेशन कर रही है, जिसके अंदर क्या है, टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया है। टैकीकार्डिया मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम, इंक्रीज हार्ट रेट, एंड टैकीपनिया मतलब कि इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, विच वन ऑफ दिस नॉन इन्वेजिव टेस्ट कैन डिटरमाइन, इस टर्म्स को पकड़िए, नॉन इन्वेजिव टेस्ट ऐसा कौन सा है जो आपके हाइपोक्सिया को डिटरमाइन कर सकता है। इसके अंदर पॉइंट करने वाली यही बातें हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, आपको सर ने फंडामेंटल की क्लासेज में बताया था, कृष्ण सर ने फंडामेंटल क्लासेज में बताया था कि हाइपोक्सिया को असिस्ट कैसे करते हैं। उसके लिए 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड आता है आपका नॉन इन्वेजिव मेथड, एंड देन थर्ड आता है आपका इन्वेजिव मेथड।
ठीक है गाइस, ये तीनों क्वेश्चन क्लास देखना आप जाके, फंडामेंटल क्लासेज में देखना आप जाके। तो ये 3 मेथड होते हैं क्या करने के, असेसमेंट करने के। तो आपके यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप ऑब्जर्वेशन करने का। रेस्टलेसनेस, साइनोसिस, डिसओरिएंटेशन, इरिटेबिलिटी। रेस्टलेसनेस अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया, एग्जाम में क्वेश्चन कर ले, क्या बताओगे, रेस्टलेसनेस कौन सा पेशेंट में, कॉन्शियस पेशेंट में। अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट, क्या कहोगे आप, साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू। रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील होगी जब आप करोगे हाइपोक्सियाकोसिस। ये क्लियर यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है नॉन इन्वेजिव टेस्ट कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ हाइपोक्सिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोक्सियाकोसिस करने के लिए। एंड देखो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हम कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। नॉन इन्वेजिव टेस्ट करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एबीजी एनालिसिस, सॉरी एबीजी एनालिसिस नहीं करते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट के लिए हम करते हैं यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ मुझे आपका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं करते हैं, सेकंड ऑप्शन पल्स ऑक्सीमेट्री, ये आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका राइट आंसर इज पल्स ऑक्सीमेट्री। क्लियर यहाँ तक, पल्स ऑक्सीमेट्री, क्लियर ना। देखिए वो मैंने टर्म समझाए हैं। और आपका जो इन्वेजिव आ जाता है, इन्वेजिव के अंदर आप कीजिएगा आपका एबीजी एनालिसिस, इन्वेजिव में आता है। देखो दोनों टर्म समझाते था। इन्वेजिव मतलब कि जब कोई आपका बाहर से पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है उससे हम कहते हैं इन्वेजिव। और आपकी बॉडी के बाहर अगर कोई आप प्रोसेस कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव। एंड कंफर्मेटिव मेथड है हाइपोक्सिया को चेक करने का, ये आता है आपका एबीजी एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कम से कम आपके 10 क्वेश्चन असिस्ट किए हैं। तो देखिए एबीजी तो आपका किसके लिए, इन्वेजिव के लिए, एंड पल्स ऑक्सीमेट्री होता है आपका नॉन इन्वेजिव के लिए। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 20, रेक्टल थर्मोमीटर नीड टू बी इंसर्ट। अब यहाँ पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन राइट करवा दूंगा मैं, देखिएगा ध्यान से सुनना क्लास को। रेक्टल थर्मोमीटर छोड़ दीजिए, कुछ भी ध्यान मत दीजिए अभी के लिए, इतना सुनिए कि आपके अंदर देखो एज ग्रुप लिखता हूँ मैं, एडल्ट, चिल्ड्रन एंड नियोनेट। तो नियोनेट के अंदर देखो रिलायबल मेथड पूछ ले आपसे, रिलायबल मेथड पूछे आपसे टेम्परेचर चेक करने का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर यूज करते हैं आपका रिलायबल मेथड के लिए। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आप क्या बोलोगे, रेक्टल टेम्परेचर रिलायबल मेथड होता है। ठीक है गाइस, अब हम बात कर रहे हैं इंसर्ट कितना करते हैं रेक्टल थर्मोमीटर को। तो देखो नियोनेट में 0.5 इंच, चिल्ड्रन के अंदर 1 इंच एंड एडल्ट के अंदर 1.5 इंच। ये वैल्यू याद रखना इस तरीके से आप, ठीक है। बच्चे से लेके एडल्ट पे जाना, 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है 0.5 to 1 इंच, 1 to 2 इंच, 1.5 to 2.5 इंच एंड 2 to 3 इंच। तो आप मुझे बताओ आप यहाँ पे राइट आंसर क्या करोगे। अब इस क्वेश्चन के मैंने आपको समझाया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मुझे आप बताओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 21, क्वेश्चन नंबर इज 21। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हाँ, इफ ए पेशेंट विद पोस्चुरल हाइपरटेंशन, पोस्चुरल हाइपरटेंशन, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके अंदर आएगा आपका हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, इससे करेक्ट कीजिएगा आप। ठीक है गाइस, इससे करेक्ट करना आप।
यहाँ पे इफ़ ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी। देखो पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब आप या तो लेटे होते हैं या आप बैठ के उठते हैं तो सडन आपको चक्कर आने लगते हैं। ठीक है गाइस, आपको क्या होते हैं, चक्कर आने लगते हैं। मतलब वो क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपका अपर एक्सट्रीमिटीज़ की जो ब्लड सप्लाई थी जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर रुक गई थी वो क्या होती है, मतलब कि इतनी नहीं होती जितनी आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। तो क्या होता है, सडनली आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है आपका मतलब कि आपकी बॉडी से जो थोड़ी सी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सप्लाई कम, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में थोड़ी सी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन को चक्कर आने लगते हैं एंड आप चक्कर फील करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि जब पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है तो सिस्टोलिक बीपी तो कितना कम होती है एंड डायस्टोलिक बीपी कितना कम होती है। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सो देखो यहाँ पे आप सिस्टोलिक बीपी तो बताओगे मुझे, आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो सिस्टोलिक बीपी बताओगे कितना कम होती है, 20 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक बताओगे आप 10 mm ऑफ Hg। यहाँ तक क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सिस्टोलिक बीपी कितनी कम होगी, 20 mm ऑफ Hg। राइट आंसर इज क्या होगा, 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 22, अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्स। अदर नेम ऑफ कोलैप्सिंग पल्स, तो कोलैप्सिंग पल्स का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस टर्म्स को समझ लीजिए आप, कोलैप्सिंग पल्स क्या होती है। पहले मैं 3 नाम लिखता हूँ, कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है, कोरिजन पल्स, या फिर आपसे पूछ ले वाटर हैमर पल्स। तीनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है गाइस, तो देखो क्या होता है जब आपका वेंट्रिकल फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है उससे क्या होता है, आपकी आर्टरीज के अंदर एक जर्किंग मूवमेंट देखा जाता है। लेकिन उस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम देखी जाती है, एरोटिक रिगर्जिटेशन, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन की वजह से आपकी उस पर्सन के अंदर वो पल्स सडनली डिसअपियर हो जाती है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो फिर से सुनना, किसी पर्सन का जब वेंट्रिकल फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसकी जो आर्टरी होती है उसके अंदर एक जर्किंग मूवमेंट देखा जाता है। लेकिन उस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, एरोटिक रिगर्जिटेशन। उस एरोटिक रिगर्जिटेशन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड फिर से आपके वेंट्रिकल में चला जाता है और उस पर्सन के अंदर पल्स डिसअपियर देखने को मिलती है। इसी पल्स को हम क्या कहते हैं, कोलैप्स होना, मतलब कि उस पल्स का कोलैप्स होना, या फिर उसे कहते हैं कोरिजन पल्स, या उसके लिए एक और नाम यूज करते हैं वाटर हैमर पल्स। सो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए गाइस, अच्छे से दिख रहा है मैं आपका, राइट आंसर इज वाटर हैमर पल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, when assessing blood pressure the sound that is heard through a stethoscope passes over artery is termed as Kuskov sound। राइट आंसर इज कुस्कॉफ साउंड। और कौन सी साउंड आती है, सिस्टोलिक साउंड को कहते हैं कुस्कॉफ साउंड, एंड डायस्टोलिक साउंड को कहते हैं मफिंग साउंड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आता है, हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 24 इज हाइपोक्सीमिया इज। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछे, हाइपोक्सीमिया इज। तो हाइपोक्सीमिया मतलब देखिए यहाँ पे इन टर्म्स को समझते हैं। अपना फर्स्ट ऑप्शन आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपोक्सिया टर्म। यहाँ तक क्लियर है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइपोक्सीमिया। ठीक है, और इसके लिए एक और टर्म यूज होती है एनोक्सीमिया। दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन नोन एज साइनोसिस,
तो आपका यहाँ पे बता दीजिए मुझे राइट आंसर क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सीमिया। अब 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन अपना आता है, आज के लिए हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस, बाकी अपना लेक्चर जो है ना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 25th क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। आपका आता है द परसेंटेज ऑफ द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, देखिएगा द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा है, मतलब कि परसेंटेज बोलो या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलो, आप इसकी फंडामेंटल की क्लास देखना, ठीक है, सर ने पढ़ा रखा है ऑक्सीजन इनहेलेशन में। एंड फ्लो रेट की कितने फ्लो रेट दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं। तो देखो इसको समझने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो आप इसको ब्लैंक पेज पे ले लेते हैं हम एक, तो देखिएगा समझना अच्छे से। बी वेंचुरी मास्क की कुछ कलर कोडिंग होती है, BWOYRG, यहाँ तक क्लियर है, BWOYRG, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्लू, W से आपका हो गया क्या वाइट, O का ऑरेंज, Y से येलो, R से रेड, G से ग्रीन। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें के अंदर आप क्या देख रहे हैं, फ्लो रेट देख रहे हैं, आपकी फ्लो रेट कितनी होती है। तो फ्लो रेट होती है आपकी 4 लीटर, ठीक है गाइस, 4 लीटर। और आपका इसके देखिए 4 लीटर, इसके लिए सॉरी 4 नहीं 2 लीटर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 2 लीटर, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 15 लीटर, ये क्या आपकी फ्लो रेट है, ठीक है। एंड जो कंसंट्रेशन होती है, इसके लिए कंसंट्रेशन क्या क्या यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन में आप देखिएगा, कंसंट्रेशन होती है आपकी 2 के लिए होती है 24, 28, 31, ठीक है। फिर आता है आपका 35, 40 एंड देन 60, यहाँ तक क्लियर है ना। ये क्या है आपकी कंसंट्रेशन है, परसेंटेज में इसको इंडिकेट करते हैं, ये देख लीजिए। तो देखो इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लू के लिए देखो क्या होता है, 2 लीटर तो क्या करते हैं ऑक्सीजन देते हैं, जिसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी 24%। अब देखो ये टर्म, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। अब उस टेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उस टेबल के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या देखा था, जो आपका रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है, जिसके अंदर हमारी थी 10 लीटर, तो हमने उसके अंदर क्या कर रहे थे हम, 10 लीटर तो आपकी फ्लो रेट थी एंड 40% आपकी कंसंट्रेशन थी। वीडियो का बैक लेके देख लेना, जो मैंने भी टेबल समझाई है। 10 लीटर पर मिनट जो आपकी क्या थी, उसके अंदर जो आपकी फ्लो रेट थी एंड 40% आपकी क्या थी, कंसंट्रेशन या परसेंटेज थी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये आप बता सकते हो। एंड जो ये फर्स्ट ऑप्शन है 31% एंड जो 6 लीटर वाला होता है, ये जो हम यूज करते हैं ऑरेंज के लिए यूज करते हैं, जो भी मैंने आपको टेबल में बताया था। एंड जो 35 एंड जो 8 वाला होता है, ये हम यूज करते हैं येलो के लिए, येलो वेंचुरी मास्क के लिए। एंड 60 एंड 50 लीटर ये होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए रहना आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है गाइस। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने यहाँ पे। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट बताऊंगा मैं इनके बारे में, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर, तो आप जो एक्सपायरेशन एंड इनहेलेशन 2 प्रोसेस होती हैं। तो इनहेलेशन में तो आप कितना लेते हो, 21% जो इनहेलेशन में लेते हो, एंड जो आप एक्सपायर करते हो उसमें कितनी निकालते हो आप, 16%, ठीक है ना। एक्सहेलेशन में आप 16% निकालते हो, बाकी 5% आपके क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है आपका, ठीक है, हम यहाँ पर 26 क्वेश्चन तक इसको सोल्व करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन में मैं आपको रैशनल दूंगा, वरना मज़ा नहीं आएगा आपको भी। तो बाकी जो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं 27 क्वेश्चन से। सो गाइस आज की क्लासेस के अंदर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप आज के लिए इतना ही। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड जो मैंने आंसर पूछे हैं आप वो सब कीजिएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दे रखे हैं, इस पे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। ये जो नंबर है आपके नितेश सर के नंबर हैं, जो आपके टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है गाइस।
एंड ये हमारा फेसबुक चैनल का लिंक है, आप जाके फेसबुक से जुड़ सकते हैं। ये हमारे चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पे आपको ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं एंड सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तक, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। सो गाइस, ये आपके CRPF का मॉडल पेपर था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।